इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, मैनेजमेंट की, प्रबंध की। बहुत ही आसान है। सारे पॉइंट्स को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे और अपने आप भी लेकर के आ जाएंगे। देखते हैं कि करके। एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी है प्रक्रिया? उद्देश्यपूर्ण। कौन सी प्रक्रिया? प्रबंध। क्यों है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया? क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन ही तब बना था जब कोई उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही तब आया जब कुछ उद्देश्य थे। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रबंध की आवश्यकता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, संगठन का गठन ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए हम लोग प्रबंध लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? उद्देश्यपूर्ण हो गया। और यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। क्या? जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं, स्पष्ट नहीं रहेगा तो क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आपको अचीव क्या करना है, और सरल नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि है क्या एग्जैक्टली। मतलब बहुत आसान हो, स्पष्ट हो, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। अच्छा, तो ये हमारी पहली विशेषता हो गई। कितना आसान था उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। ठीक। दूसरी में क्या है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि यार मैनेजमेंट जो है ना वो ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मतलब सारी जगह पर फैला हुआ है। सारी जगह पर फैला हुआ का मतलब क्या हुआ कि यार इंडिया में भी आप मैनेज करोगे। बहुत से आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे अभी एक मैंने कंपनी का लिंक्डइन पर वो देखा, सीमेंस नाम की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। तो उसमें जर्मन एम्प्लॉयज जो है उनके लिए बोल दिया गया है कि हमेशा के लिए ही चाहे जहां से काम करना चाहो वहां से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम सबको दे रखा है। इंडिया में भी वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने मैसेज किया कि तुम्हारी तो बहुत छुट्टी ऐश हो गई, अब तुम भी चाहो तो घर से काम करते रहो हमेशा ही। तो बोलती है सिर्फ यहाँ के लिए नहीं किया गया, जर्मन के लिए, सिर्फ जर्मनी में जो लोग एम्प्लॉयज उनके लिए किया गया। तो हुआ क्या कि जो मैनेजमेंट है वो जर्मनी में भी काम कर रहा है, इंडिया में भी काम कर रहा है, यूएसए में है तो वहां पर भी काम करेगा, चाइना में भी इनकी एक ब्रांच है तो वहां पर भी काम करता है। तो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट हर सारी जगह पर देखेगा। और साथ में मैनेजमेंट इन जनरल ऐसा नहीं होगा कि यूएसए में ही मैनेज किया जाता है, इंडिया में मैनेज नहीं होता है, सारी जगह पर मैनेजमेंट होगा। तो ये भी कितनी ऑब्वियस बात है भाई, सीधी सी बात है। प्रबंध एक ऐसी चीज है, अब सांस लेने की बात है तो इंडिया में भी सांस लोगे और यूएसए में भी सांस लोगे, तो वैसी चीज हो गई है कि प्रबंध जो है वो सारी जगह पर हो रहा होता है। उसमें हम भौगोलिक सीमाओं से परे होती है ये चीज। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, फाइनेंशियल यूनिट्स हैं या कंपनीज हैं उन्हीं में हो रहा होता है। ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक संगठन है कोई भी, है ना, बहुत सारे ऐसे संगठन है जो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, और उन संगठनों में भी हमें बहुत ज्यादा प्रबंध की आवश्यकता होती है। कई बार शिविर लगाते हैं लोग, कई बार अभी आपने देखा जब दिल्ली में कोरोना के बाद से बहुत सारे हमारे जो डेली वेज लेबरर्स हैं बेचारे नंगे पैर जा रहे थे, तो उनको खाना खिलाने के लिए काम कर रहे थे। और इसमें हमारे यहाँ जो सरदार लोग हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं। लंगर जो है वो इतनी अच्छी सेवा है। तो कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं सरदारों में, वो क्या करते हैं? लंगर सेवा किया करते हैं। तो वो भी एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, और वहां पर भी मैनेजमेंट करना होता है। तेल तो कम नहीं पड़ गया, आटा कितना होगा, बारिश में आटा ना भीग जाए, कितने लोग लगाने हैं। और लंगर में होता क्या है, एक और चीज समझिए, लंगर में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है, क्योंकि लंगर में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे होते हैं जो वॉलंटरीली वर्क करते हैं। वॉलंटरीली मतलब आ करके सेवा दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं काम कर देता हूं। अब ऐसे लोगों को भी एकदम से सही जगह पर सही जगह लगा पाना, है ना, कि कोई भी अचानक से आ गया, अच्छा मुझे काम करना है, आपको क्या आता है, पूरी बनाना आता है तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, तो वो भी मैनेजमेंट है। ठीक है। तो सामाजिक संगठनों में भी बहुत ज्यादा प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक में नहीं होता। राजनीतिक संगठन, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है जो जिसके भी केंद्र सरकार है, बहुत सारे प्रदेशों में भी सरकार है। आम आदमी पार्टी है, बहुत तेजी से निकल करके आई थी अरविंद केजरीवाल जी की। तो अरविंद केजरीवाल जी हुए, अमित शाह जी हुए, ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, है ना। इतने सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाना, मीटिंग्स बुलाना, हर जगह पर जाना, रैली करना, फिर इस प्रदेश में चुनाव, उस प्रदेश में चुनाव, फिर सरकार भी चलाना। आप होम मिनिस्टर भी हैं, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो इतनी सारी चीजें ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का संगठन हो वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनीज में पड़ती है। तो ये क्या उसको बोल देंगे हम लोग कि सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव है, ओमनी प्रेजेंट है, इस तरह का बोल सकते हो। बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। मुख्य रूप से हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है। किस किस तरह के डायमेंशन की बात करते हैं? देखो यार, कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक उद्देश्य तो होता है कि किसी तरह के कार्य की पूर्ति करना है, कोई ना कोई काम तो करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे देखिए मैं छोटा था तो कक्षा 11 में जब हम लोग गए तो यूपी बोर्ड में जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था उन लोगों को एक भारत की पहली साइंस कॉन्क्लेव हुई थी, उसमें जाने का मौका मिला था।
और मैं गया उसमें, तो वहां पर नोबेल प्राइज विनर्स आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते हुए दुनिया में। तो मैं उन लोगों से, सारे लोगों से बुलाता था, प्रश्न पूछो, सब लोग हेजिटेट करते थे। और मुझे एक चीज बचपन से नहीं समझ में आती थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। तो उस पर मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता था तो कई बार जो अल्टीमेटली मुझे आंसर मिला वो ऐसा मिला कि किसी भी चीज में कोई भी चीज सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको क्या अच्छा लगता है ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बाइक है, उसमें क्या अच्छा होगा। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, अब उस बाइक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कोई बोलेगा इंजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग सकता है। इंजन सब कुछ सही चल रहा था, ब्रेक खराब थी और मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, तो ब्रेक भी इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। और इंजन भी कोई एक चीज तो है ना, इंजन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। हो सकता है इंजन बढ़िया चल रहा है और मेरा जो पेट्रोल था वही लीक कर रहा है। अब वो पेट्रोल लीक ही करता जा रहा है तो पेट्रोल ही नहीं पहुंच रहा है उसमें, तो भी इंजन काम नहीं करेगा। ऐसी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक प्लग था वो काम नहीं कर रहा, तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, बाकी सब कुछ खड़ी हुई है गाड़ी। समझ रहे हैं आप। तो होता क्या है कि जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये बोलना थोड़ा थोड़ा रिस्की हो जाता है कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। जहां पर कमजोर रह गए वहीं पर टूट जाएंगे। जैसे बोला जाता है कि जो देश है ना वो एक तरह से बहुत सारी कड़ियों से मिलकर के बना हुआ है, और देश की जो मजबूती है वो उतना ही मजबूत है जितना कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि वही तो सबसे पहले टूटेगी। जैसे चेन है, चेन को आप खींचो, चेन की सारी कड़ियां मजबूत है, एक कड़ी बहुत ही कमजोर कर दो, एक कड़ी आप कागज की बांध दो, बाकी सारी स्टील की बांध दो, तो वो तुरंत ही फट जाएगा, वहां से टूट जाएगा। तो इसी तरह से चीजें होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको सारी चीजों की इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो मैंने अभी बोल दिया कि कार्य जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। कार्य का प्रबंधन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्योंकि आप कोई ना कोई चीजें बना रहे होते हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो, तो कैसे काम होगा, जो भी आपका काम है वो कैसे होगा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। आपको निर्णय लेना होता है, कुछ लोगों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है कि आपका ये काम है, तो आप क्या करते हो, दायित्व का निर्धारण कर देते हो, निर्णय लेते हो कि किसको कौन सी चीज देनी है, कौन सी चीज किस टाइम पर कंप्लीट होनी है, योजना बनाते हो, प्लान कर लेते हो पहले से ही, समस्याओं को आइडेंटिफाई भी करते हो, पहचानते भी हो, फिर उनका समाधान कैसे निकलेगा ये भी सोचते हो, है ना। तो जो काम है उसका प्रबंधन आप करते हो। तो ये आ जाती है हमारी पहली विमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीन जो इंपॉर्टेंट विमाएं हैं उनमें से एक मानी जाती है। दूसरी क्या हो जाती है, लोगों का प्रबंध। अब लोग किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। एसेट मतलब परिसंपत्ति, एसेट मतलब जो उनके लिए वैल्यूएबल है। तो किसी कंपनी में लोग ही तो सब काम कर रहे हैं, बाकी मशीन है, आप लोग बदल दोगे तो पूरा कंपनी की परफॉर्मेंस बदल जाएगी। तो लोग कितने महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें दो तरह से मैनेज करते हैं। देखिए, सारे लोग अलग अलग तरह के होते हैं, सारे लोग अलग है। मैं अलग हूं, आप अलग है, आपकी माता जी अलग है, आपके पिताजी अलग है, आपका दोस्त अलग है, सारे लोग अलग है, ठीक। अब अगर हम सारे लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहली चीज तो जो मैनेजर है उसको समझ में आना चाहिए कि यार सारे लोग अलग अलग हैं, सारे लोगों ने अलग अलग उद्देश्य की वजह से कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है। हो सकता है आपने एज ए कोडर कंपनी ज्वाइन की हो सकता है मैंने एज ए मैनेजर कंपनी ज्वाइन की, हो सकता है किसी ने एज ए रिसेप्शनिस्ट कंपनी ज्वाइन की है। तो सारे लोगों का कंपनी का ज्वाइन करने का उद्देश्य भी अलग है, सारे लोग भी अलग अलग हैं, तो लोगों की समस्याएं भी अलग अलग आएंगी, और उन सारी समस्याओं को समझना, तो ये समझना कि लोग अलग अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आए क्यों है लोग, सामूहिक स्तर पर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है। और वो उद्देश्य, अभी एक मान लीजिए कार का शोरूम है, उस शोरूम में एक रिसेप्शनिस्ट बैठा है, एक कैशियर बैठा हुआ है, या अकाउंटेंट बैठा हुआ है, और उसका एक मैनेजर बैठा हुआ है, फिर सेल्स मैनेजर्स भी हैं। तो ये सारे लोग जो मिलकर के खड़े हुए हैं, वो क्या है, उनका काम क्या है कि उस शोरूम से ज्यादा सेल्स होती जाए, है ना। तो लेकिन रोल सबका अलग अलग है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखते हैं, सामूहिक स्तर पर देखते हैं, तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो जाए कि जिसकी जो ताकत है उसको हम प्रभावी तरह से यूज कर पाए, ठीक है, क्या कर पाए, प्रभावी तरह से यूज कर पाए, और जिसकी जो कमजोरी है वो अप्रासंगिक हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका, मान लीजिए कि मुझे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम है, मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, और वही शोरूम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मुझे आप अकाउंटेंट बना दो, मैं अकाउंटिंग करता रहूंगा। मुझे सेल्स करना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, मैं कस्टमर से बात करके डर जाता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं कैसे इसको समझा लूं, कैसे इसको कन्विंस कर लूं, ठीक है। तो मेरी वो कमजोरी है कि मुझे बेचना नहीं आता, मुझे वो काम ही मत दो, जो मेरी कमजोरी वाला काम है मुझे दिया ही नहीं आपने। तो क्या हो जाएगा, मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं अच्छा कर पा रहा हूं, इसलिए कंपनी का भी काम अच्छा हो रहा है, और सेल्स उसको दे दीजिए जो सेल्स अच्छी कर लेगा, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती। तो किसको कौन सा काम कहां कहां पर देना है, लोग वैसे ही ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन उसमें भी जब और डिटेल्स में जाएंगे तो समझ में जाता नहीं, अच्छा आप ये वाला काम ज्यादा अच्छा कर रहे हो तो आप ये वाला काम कर लो, ये काम अच्छा कर पाते हो तो ये दूसरा काम कर लेगा, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट, एकदम फ्लो जैसा बन जाए, वो कोशिश रहती है। तो यहां पर सामूहिक स्तर पर हमें ध्यान रखना होता है कि लोग हैं तो अलग अलग,
लेकिन आए हैं एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है किसका, जब हम लोगों को मैनेज करने की बात करते हैं। ऐसे ही तीसरा हो जाता है परिचालन। परिचालन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस। आपने इनपुट्स लिए, आगत जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें फिर आपने कुछ टेक्नोलॉजी लगाई, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो आजकल हम लोग काम नहीं करते हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी यूज की किस लिए, जिससे कि आपका आउटपुट निकल करके आ जाए, किया। तो ये सारी चीजें फ्लो में चलती रहे, एकदम फ्लो। ऑपरेशंस मतलब है कि फ्लो में काम हो रहा। फ्लो समझने, ऐसे नदी बह रही है ना, तो बस आराम से बहती जा रही है, कहीं पर ऐसा फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, लड़खड़ा करके नहीं। जैसे समझ लीजिए एक पानी की नदी है, ठीक है, दूसरी नदी भी सोचते हैं पत्थरों की नदी मान लीजिए, बड़े बड़े पत्थर है, तो जब पत्थर आ रहे हैं तो रगड़ रगड़ करके आ रहे हैं, वो बहुत ही खराब मुझे आवाज लगती है। एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं पेट पीव्स। क्या बोलते हैं, सुना है कभी? पेट पीव्स होता है कि एकदम से आपका एकदम से मन, जैसे कभी कभी सीमेंट में कुछ घिस रहा होता है ना ऊपर से, या बहुत अजीब लगती है मुझे आवाज। तो अब क्या हो रहा है, जब पत्थर आ रहे हैं तो उनकी जो नदी है वो सब रगड़ रगड़ करके आ रहे हैं, कहीं कुछ फंस गया कहीं, तो वो फ्लो स्मूथ नहीं है। यहां पर क्या करनी होती है कि वो ऑपरेशन स्मूथली चलते रहे। इनपुट्स की जहां पर जरूरत हो रही है कि कौन सी चीज खत्म हो गई है, अच्छा यहाँ पर एक और इंसान की जरूरत पड़ रही है, ये काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एक और लगाना पड़ेगा, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो सारी चीजों को मैनेज करने वाला काम आ जाता है हमारे किसमें, ऑपरेशंस में। तो ये हमारा तीसरा हो गया था बहुआयामी, और इसी के हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिए थे। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑपरेशंस में संगठन का अस्तित्व किसी एक प्रमुख उत्पाद, ये बात भी सही है, या सेवा पर निर्भर करता है। देखो ऑपरेशंस में होता क्या है कि हम आउटपुट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आउटपुट की। और ये आउटपुट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, कोई भी कंपनी आप उठा करके देखो कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज में आती है एप्पल, फोन बनाती है, मोबाइल फोन, ठीक है, लैपटॉप बनाती है मैक नाम से, आईफोन्स, आईपैड और लैपटॉप्स मेनली। तो ये प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए। बाकी सारी उनकी ब्रांडिंग और बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में 50 तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन ऑपरेशंस में क्या हो रहा है कि हम आउटपुट कैसे बना पाए, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो अस्तित्व है वो उसी पर टिका हुआ है। तो इसलिए ऑपरेशंस बहुत अच्छे से चलने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑपरेशंस का किसी भी कंपनी में। फिर क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी तरह के मैनेजर हो, हमेशा कुछ ना कुछ काम आता रहेगा आपके पास। मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि आप लगातार एफिशिएंसी इंप्रूव करते जाओ, तो आपके पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही बहुत सारा काम रहेगा। ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। तो आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो जो चीज सबसे ज्यादा पेनफुल हो रही है कंपनी के लिए, पहले वो ठीक करते हैं। तो जैसे वो ठीक हुई, फिर दूसरी चीज ठीक की, फिर तीसरी चीज ठीक की, तब तक पुरानी चीज फिर से कुछ गड़बड़ा गई। गड़बड़ाने की, जैसे मान लीजिए सब कुछ ठीक भी चल रहा है, उसके बाद भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनको लग रहा है कि यार आपने मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई, तो आपको उनसे बात भी करनी है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स देख रहे हो, है ना। ऐसे ही हो सकता है कि जो आपका सप्लायर है वो सोच रहा है कि आपने तो हमें बोला था कि आप थोड़े हमारे पैसे बढ़ा दोगे, आपने अभी तक नहीं बढ़ाया, या फिर आपने हमसे कहा था कि आप ज्यादा सामान खरीदो, आप नहीं खरीद रहे हो। तो हमेशा ही आपको बाकी लोगों से बातचीत भी करनी रहती है। तो काम लगातार भी चलता है और काइंड ऑफ कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। तो कभी खत्म होने वाला काम नहीं इसका, तो आप सोचोगे अरे इसका तो मैनेजमेंट कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ही इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है रियल लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि आप काम खत्म कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं, मैंने एक बार मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया, सिलेबस से बदल सकता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो सकता है क्या। आप सोचिए कि सिलेबस में ही अगर मैं यही पढ़ाना चाहूं तो आपको सारे एग्जांपल्स कराता चला जाऊं, है ना, हर एक भी चीज ना छोड़ूं, तो वो एक लिमिट आप क्रॉस कर सकते हो, कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। एकदम एब्सोल्युटली कंप्लीटनेस का सेंस आता ही नहीं है। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि आप लगातार कर इससे सकते हो कि हमेशा ही इंप्रूवमेंट का स्कोप है और बेहतर करने का स्कोप है। और बेहतर करने का स्कोप का मतलब क्या हो जाता है कि हमेशा निरंतर काम रहेगा। तो निरंतर एक क्रिया हो जाती है, निरंतर चलने वाली क्रिया हो जाती है। और एक सामूहिक क्रिया है, सीधी सी बात है। आप अकेले के लिए तो मैनेज करने की बात हो नहीं रही है, नॉर्मली हम लोग संगठन के हिसाब से मैनेज करने की बात कर रहे हैं। और संगठन में भी एक ही इंसान नहीं है जो मैनेज कर रहा है, हर इंसान अपने अपने लेवल पर भी चीजें मैनेज कर रहा है। तो कुछ तो मैनेजर्स हैं और बाकी जो एम्प्लॉइज हैं ना, वो भी कई चीजें मैनेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो, उसमें कुछ ये जरूर हो सकता है कि कुछ हाई लेवल मैनेजर्स हैं जिनका मेन काम प्लानिंग का बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समय अपना योजना बनाने में दे रहे हैं। लेकिन जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, जिनके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनका भी अपना काम है, वो भी अपनी टीम को देख पा रहे हैं, इमीडिएट टीम को देख पा रहे हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये उस सेंस में भी एक सामूहिक क्रिया है कि सारे लोगों को मिलकर के कलेक्टिवली आना होता है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसी एक गतिशील कार्य है, बदलते परिवेश में अनुकूलन। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था बदलता परिवेश में क्या क्या हो सकता है भाई। जैसे मान लो अभी इसी में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। हमारे यहाँ पर एक कंपनी है, अभी खाने पीने का सामान मिलता है मैकडोनल्ड्स नाम से। क्या है, मैकडोनल्ड्स का। तो मैकडोनल्ड्स जो है ना, वो क्या करती है, लोग अलग अलग तरह के, जैसे मैं आपको बताया था कि
यहां पर भी आप देख लो और यहां से भी उसका कनेक्शन बनेगा। संस्कृति, परंपरा और इतिहास के हिसाब से कंपनीज को भी चेंज करना पड़ता है। और संस्कृति भी हमेशा स्टैटिक तो रहती नहीं है, हमेशा संस्कृति बदल रही होती है, कल्चर लगातार बदल रहा होता है, परंपराएं भी लगातार बदल रही होती हैं। तो कंपनीज को भी चाहिए या संगठन को भी चाहिए, किसी भी तरह की सिर्फ कंपनीज की बात नहीं, संगठन कैसा भी हो, उसको भी अपने बदलते परिवेश के हिसाब से खुद को लगातार क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। तो इसीलिए जो मैनेज करने वाले काम है ना, वो एक गतिशील कार्य है। आप अगर अनुकूलित नहीं हो पाएंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वो संगठन चल नहीं पाएगा। और यहां पर जो मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे संस्कृति, इसमें एक उदाहरण देते हैं, मैकडोनल्ड्स का मैंने उदाहरण दिया था। तो मैकडोनल्ड्स जो है ना, अमेरिकन कंपनी है, और वहां पर बीफ खाने में कोई समस्या नहीं होती। बीफ समझते हैं, मतलब गौमांस। और भारत में हमारी जो संस्कृति है वो इसको तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि ये नहीं खाना चाहिए। और ऐसा जरूर है कि भारत में कई लोग उसको एक्सपोर्ट किया करते थे। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है समाज संविधान में, उसमें भी बात होती है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जब इनको भारत में आना था तो इन्होंने सोचा कि हम ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं लॉन्च करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आते तो उनकी कंपनी का खटिया खड़ी हो जाती है, समझ रहे हैं ना आप। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उनको पता है कि उस देश में क्या चल रहा है। जैसे आप मान लीजिए चाइना में किसी को घड़ी गिफ्ट कर दें तो वहां पर बहुत अशुभ माना जाता है घड़ी गिफ्ट करना, कि आपका टाइम आने वाला है, समझ रहे हैं। तो वहां पर आप घड़ी नहीं गिफ्ट करते हो। तो अगर मान लीजिए कोई, मैं मैनेजर बनकर के गया और मैंने अपने ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट को घड़ी गिफ्ट कर दी, तो उसको लगेगा यार ये तो मेरे मरने क्या सोच रहा है ना। तो इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ भी अभी ये सारे कल्चर के हिस्से हैं, कई बार वो रेशनल सही, साइंटिफिकली सही होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन वो कल्चर है। आप किस तरह से दुनिया को देखते हो, किस तरह से जीते हो, आपकी परंपराएं क्या, वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। कब? जब आप लोग कुछ भी कर रहे होते हो, आप किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहां पर चला रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ जाती हैं। और ऐसे ही जो परिवेश है, वो बदलता परिवेश का, एक तो ये समझोगा कि आप अलग देश में चले गए तो आपको वहां पर परिवेश अलग मिलेगा ही, साथ में आपके ही देश में जो सरकार है वो नए नए नियम लेकर के आ सकती है, आपके इंडस्ट्री के खिलाफ नियम आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहते हैं, आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट घटाता और बढ़ाता रहता है, उसका भी फर्क पड़ सकता है, आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं तो बदल रही होती है, उनके हिसाब से आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पूरा काम बदलती चली आ रही है, तो वो भी आपको देखना होता है ना। और ऐसे ही एक चीज ये समझ में आ जाती है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त समझते हैं, इनटैंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हो, है ना। आप कहां मैनेजमेंट छू पाओगे, कहां पे प्रबंध छू पा रहे हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार प्रबंध इस कंपनी में अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर आप देखते हो कि इस कंपनी के एम्प्लॉइज खुश हैं, संतुष्ट हैं और प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, और जो इनके उद्देश्य थे वो टाइम से पूरे हो रहे हैं, तो बोल देंगे कि अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे इंजीनियर श्रीधरन साहब, मैंने पहले भी बताया था। और ऐसे ही आप समझ लीजिए कि उद्देश्य पूरे हो नहीं पा रहे हैं, एम्प्लॉयज भी सर पटक रहे हैं, सारे लोग झींकते हैं काम में आकर के, तो वहां का मैनेजमेंट खराब है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कहानी की तरह समझ लोगे। 5-6 पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे। हम लोग ने 7 विशेषताएं लिख रखी है, क्योंकि किताब में 7 लिख रखी है, कुछ ऐसा एकदम फिक्स नंबर नहीं रहता है। ये सारी चीजें वैसी है जो आपको समझ में आती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप आराम से नोट कर लो, अदरवाइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।